हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा लिंक्ड है। तो अगर आप चाहते हैं कि आज के इस टॉपिक को आप पूरी तरह से समझ सकें तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस, ये सभी प्रीवियस टॉपिक बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस सभी लेक्चर्स की लिंक आपको प्रोवाइड की गई है। आप उन लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर को बहुत प्रॉपरली वॉच कर सकते हैं। देन आफ्टर आपको ये लेक्चर यानी कि आज का हमारा जो लेक्चर होगा फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल, ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। आपको इस लेक्चर को पूरी तरह से समझने की कोशिश करना है, यानी कि इस लेक्चर को, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और जब आप लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तब जाकर आप इस टॉपिक को पूरी तरह से समझ पाएंगे, यानी कि NCERT का एक एक छोटे से छोटा कंसेप्ट भी आपका बिल्कुल क्लियर होने वाला है अगर आप इस लेक्चर को पेशेंस के साथ लास्ट तक देखते हैं तब। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। और सबसे पहले द फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स में हम बात करेंगे कुछ बहुत ही फंडामेंटल चीजों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो नेफ्रॉन है वही यूरिन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या मैं कह सकता हूं कि यूरिन का फॉर्मेशन नेफ्रॉन में होता है। और नेफ्रॉन क्या है ये आप सभी जानते हैं, हमारी किडनीज की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। हमारी किडनीज में नेफ्रॉन या कोई भी एक नेफ्रॉन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, यानी कि ईच एंड एवरी नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके पहले हिस्से को, पहले पार्ट को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो कि टफ्ट ऑफ कैपिलरीज हैं। और ये कहां पर होती हैं तो बोमन कैप्सूल इन टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को एनक्लोज किए होता है, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। जबकि दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नेफ्रॉन में उसको आप रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। तो इतनी बेसिक चीजें तो आपको पहले से पता होना जरूरी है कि यूरिन का फॉर्मेशन नेफ्रॉन में होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रीशन। और ये सभी प्रोसेस कहां पर कंप्लीट होती है? नेफ्रॉन में। एंड नेफ्रॉन, अगर मैं किसी भी एक नेफ्रॉन की बात करूं तो ईच एंड एवरी नेफ्रॉन मेड अप ऑफ 2 इंपॉर्टेंट पार्ट। पहला होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। तो अगर हम चाहते हैं कि रीनल ट्यूब्यूल के फंक्शन को हम समझें, द फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल का मतलब क्या होगा? द फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल मींस द फंक्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। अगर हम नेफ्रॉन में रीनल ट्यूब्यूल के फंक्शन को समझना चाहते हैं तो उससे पहले यह बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि नेफ्रॉन में रीनल ट्यूब्यूल किन इंपॉर्टेंट पार्ट से, सेगमेंट से मिलकर बना होता है। रीनल ट्यूब्यूल में कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं ये आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीनल ट्यूब्यूल में जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हम स्टडी करते हैं, इसका सबसे पहला इनिशियल पार्ट जिसको आप बोमन कैप्सूल कहते हैं, जो कि एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रीनल ट्यूब्यूल का, वो एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसको आप PCT कहते हैं। उसके बाद एक हेयर पिन लाइक लूप होता है जिसमें 2 लिम्ब्स होती हैं। इसकी पहली लिम्ब को हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप्स ऑफ हैनले, एंड इसकी नेक्स्ट लिम्ब को हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनलेज लूप या लूप ऑफ हैनले। उसके बाद एक और हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको आप DCT कहते हैं। और उसके बाद आप जानते हैं कि बहुत सारे नेफ्रॉन्स के DCT कॉमनली ओपन होते हैं एक स्ट्रेट ट्यूब में जिसको आप कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। देखिए, कलेक्टिंग डक्ट किसी एक पर्टिकुलर नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, बल्कि बहुत सारे नेफ्रॉन्स के DCT कॉमनली ओपन होते हैं कलेक्टिंग डक्ट में, जो कि एक कॉमन सी स्ट्रेट ट्यूब है। तो ये सभी चीजें तो रीनल ट्यूब्यूल के वेरियस पार्ट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे रीनल ट्यूब्यूल के फंक्शन को। अगर आपको समझना है तो सबसे पहले मैं बोमन कैप्सूल के बारे में आपको बता देता हूं और इसको मैं सेपरेट कर देता हूं। हम सभी जानते हैं कि बोमन कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं वो ब्लड का फिल्ट्रेशन करती हैं, यानी कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कैरीड आउट बाय ग्लोमेरुलर कैपिलरीज या ग्लोमेरुलस। इस वजह से इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है, इस प्रोसेस को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है।
तो जब इन कैपिलरीज में से ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा तो जो फिल्ट्रेट फॉर्म्ड होगा वो ल्यूमेन ऑफ बोमन कैप्सूल में आकर एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होगा। और हम सभी जानते हैं कि हमारी दोनों किडनीज एक दिन में टोटल 180 लीटर, हमारी दोनों किडनीज एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट को प्रोड्यूस करती हैं। और हम सब ये भी जानते हैं कि 180 लीटर जो फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है हमारी दोनों किडनीज के थ्रू एक दिन में, उस पूरे के पूरे फिल्ट्रेट को आप यूरिन नहीं कह सकते, क्योंकि इस फिल्ट्रेट का 99% अमाउंट रीनल ट्यूब्यूल के वेरियस सेगमेंट्स के थ्रू रीअब्सॉर्ब्ड हो जाता है। तो बोमन कैप्सूल के ल्यूमेन में जो फिल्ट्रेट आता है ब्लड के फिल्ट्रेशन के थ्रू, उस फिल्ट्रेट का 99% अमाउंट वेरियस सेगमेंट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल के थ्रू क्या हो जाता है, रीअब्सॉर्ब्ड हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि रीनल ट्यूब्यूल के जो रिमेनिंग पार्ट है यानी कि पीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब, एसेंडिंग लिम्ब और डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, इन सभी का अगर मैं कलेक्टिव फंक्शन आपको बताऊं तो इनका कलेक्टिव फंक्शन होगा रीअब्सॉर्प्शन एंड सीक्रीशन, जो कि यूरिन फॉर्मेशन के नेक्स्ट 2 स्टेप्स होते हैं। सेकेंड स्टेप होता है रीअब्सॉर्प्शन और थर्ड स्टेप होता है सीक्रीशन। तो अगर आपको फिलहाल इतना समझना है कि रीनल ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या होता है, तो आप कहेंगे रीनल ट्यूब्यूल का जो सबसे पहला पार्ट है बोमन कैप्सूल, उसका केवल इतना फंक्शन है कि जब ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा तो जो फिल्ट्रेट फॉर्म होगा वो बोमन कैप्सूल के ल्यूमेन में आकर एकत्रित होगा, इकट्ठा होगा। लेकिन बाकी जो सेगमेंट्स हैं रीनल ट्यूब्यूल के, पीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब, एसेंडिंग लिम्ब, डीसीटी एंड इवन कलेक्टिंग डक्ट, इन सभी का कलेक्टिव फंक्शन क्या होगा, रीअब्सॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। पर बात यहां पर खत्म नहीं होती है। अब क्वेश्चन यह है कि रीनल ट्यूब्यूल के वेरियस सेगमेंट्स में से ऐसे कौन से सेगमेंट हैं या ऐसा कौन सा सेगमेंट है जिससे वाटर, आयंस यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट जैसे कि ग्लूकोज, इन सभी का रीअब्सॉर्प्शन होता है। यानी कि ऐसे कौन से सेगमेंट हो सकते हैं, ऐसा कौन सा सेगमेंट हो सकता है रीनल ट्यूब्यूल का जिससे वाटर भी रीअब्सॉर्ब होंगे, आयंस भी रीअब्सॉर्ब होंगे, यहां तक कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट का भी रीअब्सॉर्प्शन होगा। ऐसा कौन सा सेगमेंट है रीनल ट्यूब्यूल का जिससे केवल वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होगा, आयंस का या इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा। एंड ऐसा कौन सा सेगमेंट है रीनल ट्यूब्यूल का जिससे केवल आयंस का रीअब्सॉर्प्शन होगा, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा। यहां तक कि हमें यह भी समझना होगा आगे के लेक्चर में कि रीनल ट्यूब्यूल से सीक्रीशन का फंक्शन तो प्ले हो रहा है, लेकिन रीनल ट्यूब्यूल के ऐसे कौन से सेगमेंट्स हैं जो सिलेक्टिव सीक्रीशन करने में कैपेबल हैं, हाइड्रोजन आयंस का, पोटाशियम आयंस का, यहां तक कि अमोनिया का। तो इन सभी कंसेप्ट्स को समझने के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप रीनल ट्यूब्यूल के जो वेरियस सेगमेंट्स हैं उन सभी का इंडिविजुअली यानी कि सेपरेटली फंक्शन स्टडी करें, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि रीनल ट्यूब्यूल का कौन सा सेगमेंट वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा, आयंस को नहीं, कौन सा सेगमेंट आयन को रीअब्सॉर्ब करेगा, वाटर को नहीं, कौन सा सेगमेंट है जो वाटर, आयंस और न्यूट्रिएंट जैसे कि ग्लूकोज, इन सभी का रीअब्सॉर्प्शन करेगा, और ऐसे कौन से सेगमेंट है जिनसे सिलेक्टिव सीक्रीशन होगा हाइड्रोजन आयंस का, पोटाशियम आयंस का और अमोनिया का। तो ये पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए जब मैं आगे के लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूं, जो भी बताने वाला हूं, वहां मैं सेपरेटली फंक्शन ऑफ पीसीटी आपको समझाऊंगा, देन आफ्टर फंक्शन ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब, फंक्शन ऑफ एसेंडिंग लिम्ब, फंक्शन ऑफ डीसीटी एंड फंक्शन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। आप सेपरेटली स्टडी करेंगे पर्टिकुलर एक एक सेगमेंट के फंक्शन को इंडिविजुअली। तो यहां तक की कहानी तो आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी में फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल का जो भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसमें सेपरेटली पीसीटी का, हेनलेज लूप का, डीसीटी का और कलेक्टिंग डक्ट के बारे में उनके फंक्शन को इंडिविजुअली डिस्क्राइब किया गया, ये सब कुछ आप अच्छे से समझ पाएं, ये सब कुछ आपको अच्छे से आता हो, आप नीट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व कर सकें, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से, एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकें, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को स्टडी करना होगा। यानी कि हम सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको रीनल ट्यूब्यूल के एक एक सेगमेंट के इंडिविजुअल फंक्शन को डिटेल में बताऊंगा।
तो हम सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट स्टडी करेंगे, द कंसेप्ट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड का कंसेप्ट क्या होता है, क्योंकि जब आप फंक्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल को पढ़ेंगे तो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आप देखेंगे आयनिक कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा वेरी करेगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। किडनीज के वेरियस रीजन्स में आयनिक कंसंट्रेशन आपको समझना होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या होता है, ये सब बाद की बातें हैं। पहले तो आपको ये जानना होगा कि लिटरली इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड आखिर होता क्या है। तो हम सभी ने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, और उस चैप्टर में मैंने आपको इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। लेकिन अगर आपने वहां पर नहीं पढ़ा है तो मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं कि हमारा हार्ट राइट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एओर्टा जैसी मेजर आर्टरी के थ्रू जब पंप करता है तो ब्लड मेजर आर्टरी से होता हुआ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज के थ्रू, नेटवर्क ऑफ आर्टेरियोल्स के थ्रू आपके बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स और टिश्यूज तक पहुंचता है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक आर्टेरियोल है जो ब्लड को लेकर किसी ऑर्गन या टिश्यूज तक पहुंचाने का काम कर रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि किसी भी टिश्यूज में से ब्लड को पास करने के लिए कैपिलरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी कि ब्लड को किसी टिश्यूज में से अगर आपको पास करना है तो आप देखेंगे कि आर्टेरियोल से इमर्ज होती हैं छोटी छोटी सी कैपिलरीज, और इन कैपिलरीज के थ्रू ही आपका ब्लड टिश्यू या किसी ऑर्गन में से होकर गुजरता है, पास होता है। तो जब आपका ब्लड किसी कैपिलरीज के थ्रू टिश्यूज में से पास होता है तो आपको याद रखना है कि इन कैपिलरीज में से ब्लड में प्रेजेंट वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जैसे कि आयंस, मिनरल्स, ग्लूकोज, ये सभी लीक आउट होकर टिश्यूज की सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है जिसको आप कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, उनमें जाकर एक्यूमुलेटेड हो जाता है। तो फिर से मैं आपको इस कंसेप्ट को समझाता हूं। हमारे टिश्यूज में से ब्लड को पास करने के लिए कैपिलरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हमारा ब्लड कैपिलरीज की हेल्प से किसी टिश्यूज में से जब पास आउट होता है, गुजरता है, तो ब्लड में प्रेजेंट वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जैसे कि शुगर, आयंस एंड मिनरल्स, ये सभी चीजें ब्लड में से बाहर निकलती हैं, कैपिलरीज में से लीक आउट होती हैं, और ये फ्लूइड कहां पर भर जाता है, आपके टिश्यूज की सेल्स के बीच प्रेजेंट इंटरसेलुलर स्पेस में। लिटरली इस फ्लूइड को ही आप क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी कह सकते हैं। तो ये चीज तो आपको समझ में आ चुकी होगी। कैपिलरीज में से वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, वाटर क्यों लीक आउट हो जाता है, क्योंकि हमारी कैपिलरीज जो हैं वो वाटर के लिए और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए परमिएबिलिटी शो करती हैं, इसलिए आसानी से वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन कैपिलरीज में से लीक आउट होकर टिश्यूज में जो सेल्स हैं, इंटरसेलुलर स्पेस है, वहां पर एक्यूमुलेटेड हो जाता है, और इस फ्लूइड को ही आप क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आपके टिश्यू फ्लूइड का जो आयनिक कंसंट्रेशन होता है, आपके टिश्यू फ्लूइड का जो आयनिक कंसंट्रेशन होता है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होता है, एग्जैक्टली वही आयनिक कंसंट्रेशन आपके ब्लड में भी आयंस का या इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है। मेरे कहने का मतलब बहुत सिंपल है, द सेम आयनिक कंसंट्रेशन आर प्रेजेंट इन ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और ब्लड में आयनिक कंसंट्रेशन जो होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जो होगा वो बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। और ये कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी, तो ब्लड में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आप देखेंगे जो आयनिक कंसंट्रेशन होगा दैट इज 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। लेकिन अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं। जो एक क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आपकी बॉडी के सभी टिश्यूज में, आपकी बॉडी के सभी टिश्यूज या ऑर्गन्स में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसका कंसंट्रेशन एग्जैक्टली 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर ही होगा, यानी कि ब्लड के बराबर ही होगा? क्या कोई ऐसा ऑर्गन आपकी बॉडी में है या कोई ऐसे ऑर्गन के टिश्यूज आपकी बॉडी में है जिनमें आयनिक कंसंट्रेशन 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से ज्यादा या इससे अलग देखने को आपको मिल सकता है? तो मेरा आंसर है आपकी जो किडनी है,
हमारी जो किडनीज हैं और हमारी किडनीज का जो स्पेशली मेड्यूलर रीजन होता है, मेड्यूलरी जो पोर्शन है किडनी का, वहां पर आप देखेंगे आयनिक कंसंट्रेशन इंटरस्टिशियल फ्लूइड का बहुत ज्यादा वेरिएशन रखता है। द आयनिक कंसंट्रेशन इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ किडनी में आप देखेंगे बहुत ज्यादा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा उसके डिफरेंट रीजन में, स्पेशली मेड्यूलरी पोर्शन में, यानी कि मेड्यूलर रीजन में। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको सबसे पहले समझना होगा कि हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स के जितने भी टिश्यूज हैं, जितने भी हमारी बॉडी के टिश्यूज हैं, वहां पर ऑलमोस्ट आप देखेंगे जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें जो आयनिक कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है, वो ब्लड के कंसंट्रेशन के सिमिलर है, यानी कि 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। लेकिन आपकी किडनी का जो मेड्यूलर रीजन है वहां पर आप देखेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो भरा हुआ है उसमें आयनिक कंसंट्रेशन में आपको बहुत ही ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर किडनी के मेड्यूलर रीजन में आयनिक कंसंट्रेशन में इतना ज्यादा वेरिएशन जो आपको देखने को मिल रहा है वो क्यों देखने को मिलता है? तो जनरली किसी भी टिश्यूज में जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है तो उसके पीछे का मेन रीजन होता है कि ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड चाहता है कि इसमें प्रेजेंट जो आयंस हैं, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, वो सेल्स को प्रोवाइड हो सकें। एग्जैक्टली हमारी किडनीज में भी जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो भी वाटर को, आयंस को और न्यूट्रिएंट को हमारी किडनीज सेल्स को प्रोवाइड करने का काम करता है। लेकिन इसके अलावा आपकी किडनी में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो एक और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो रोल ये है कि किडनीज में जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं उन रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू सीक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को फेवरेबल बनाया जा सके। ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से आपकी किडनी के स्पेशली मेड्यूलर रीजन में आयनिक कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जो है वो वेरी करता है। तो हमारी किडनी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि इसके जो रीनल ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रीशन की प्रोसेस हो रही है यूरिन फॉर्मेशन के लिए, ये प्रोसेस फेवरेबल हो सके, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म हो सके। ये भी एक कारण है कि किडनी का इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आयनिक कंसंट्रेशन वेरिएशन शो करता है, जो आप आगे के लेक्चर में बहुत आसानी से समझने वाले। तो कंसेप्ट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपको समझ में आ चुका होगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड हम किसे कह रहे हैं? तो जब भी आपके किसी टिश्यूज में ब्लड कैपिलरीज की हेल्प से पास होता है तो ब्लड में प्रेजेंट वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैपिलरीज में से लीक आउट होकर टिश्यूज के इंटरसेलुलर स्पेसेस में एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं। इस फ्लूइड को ही हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। यहां पर आपको याद रखना है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो आयनिक कंसंट्रेशन होता है, ऑलमोस्ट बॉडी के सभी टिश्यूज में इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो आयनिक कंसंट्रेशन होता है वो हमारे ब्लड में आयन के कंसंट्रेशन के इक्वल होता है, दैट इज 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। लेकिन आपकी किडनीज में स्पेशली मेड्यूलर रीजन में आप देखेंगे कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या मेड्यूलरी फ्लूइड है उसमें आयनिक कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा वेरिएशन रखता है। उसका कारण यह है कि ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो किडनी के मेड्यूलर रीजन में है वो विशेष तौर पर रीनल ट्यूब्यूल के थ्रू होने वाले रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रीशन की प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने में काफी इंपॉर्टेंट अपना योगदान देता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब हम जान लेते हैं कि हमारी किडनीज में इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो वेरिएशन है वो किस प्रकार का है। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इस स्ट्रक्चर में आप ये मानकर चलिए कि ये किडनी का कॉर्टेक्स रीजन है। देखिए सबसे बाहर की इस लेयर को आप क्या कह सकते हैं? रीनल कैप्सूल। ये आप जानते हैं, आपने किडनी के स्ट्रक्चर को पढ़ा हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाता है? रीनल कैप्सूल। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? रीनल कैप्सूल, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है। उसके बाद आप जानते हैं कि ये किडनी में कॉर्टेक्स रीजन है। इसको मैं कह सकता हूं ये मेड्यूलरी पिरामिड है। और मेड्यूलरी पिरामिड्स कहां प्रेजेंट होता है? तो मेड्यूलर रीजन में होता है, और ये आप सभी जानते हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि रीनल पेल्विस के कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको आप कैलिक्स कहते हैं। तो इसको मैं कैलिक्स कह सकता हूं, जो प्रोजेक्शन है रीनल पेल्विस का। और ये जो अंदरूनी हिस्सा आपको दिख रहा है, दिस इज रीनल पेल्विस। तो किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है, इसलिए यहां पर मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो किडनी के वेरियस रीजन को आप समझ चुके हैं। ये कॉर्टिकल रीजन है, कॉर्टेक्स रीजन है, और ये किडनी का यहां से लेकर यहां तक आप क्या कह सकते हैं? मेड्यूला पोर्शन है।
अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी में आयनिक कंसंट्रेशन इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो होगा दैट इज 300 मिली ऑस्मोल। क्या होगा? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो कॉर्टेक्स रीजन में तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का आयनिक कंसंट्रेशन एग्जैक्टली वही है जो ब्लड में है, और हम सभी जानते हैं कि हमारा जो नेफ्रॉन है उसका बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, पीसीटी, डीसीटी और इनिशियल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, ये सभी वो पार्ट हैं जो कॉर्टेक्स रीजन में लोकलाइज्ड होते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि नेफ्रॉन में लूप ऑफ हैनले जो है वो मेड्यूलर रीजन में डीपली एक्सटेंडेड होता है, स्पेशली जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन का। तो जो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स होते हैं उनका लूप ऑफ हैनले का मैक्सिमम पार्ट एक्सटेंडेड होता है डीपली मेड्यूलरी रीजन ऑफ किडनीज में। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉर्टेक्स रीजन में तो आयनिक कंसंट्रेशन इंटरस्टिशियल फ्लूइड का क्या है 300 मिली ऑस्मोल, लेकिन जैसे ही आप मेड्यूलरी रीजन में एंटर करेंगे तो इनिशियली आपको आयनिक कंसंट्रेशन क्या देखने को मिलेगा? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। लेकिन जैसे जैसे आप मेड्यूलर रीजन में नीचे की ओर यानी कि डाउनवर्ड जाएंगे कैलिक्स के डायरेक्शन में, देखिए इस डायरेक्शन में जैसे जैसे हम मेड्यूलरी रीजन में नीचे की ओर जाएंगे आप देखेंगे जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसका आयनिक कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा 300 से 400, देन 500, उसके बाद आप देखेंगे 600, फिर आप देखेंगे 900, फिर आप देखेंगे 1000 एंड इसी तरीके से मैक्सिमम कितना हो सकता है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो जहां पर आप देखेंगे कि लूप ऑफ हैनले की टिप होती है, टिप मतलब ये वाला रीजन जहां पर डिसेंडिंग लिम्ब खत्म हो रहा है और असेंडिंग लिम्ब स्टार्ट हो रहा है, तो लूप ऑफ हैनले की जो निचली वाली टिप है वहां पर आप देखेंगे जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है मेड्यूलर रीजन में उसका आयनिक कंसंट्रेशन मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा और वो होगा 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ किडनी में आपको इतना याद रखना है कि किडनीज के वेरियस रीजन में इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आयनिक कंसंट्रेशन वेरिएशन शो करता है। कॉर्टेक्स रीजन में इसकी वैल्यू जो है वो है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर जो ब्लड में भी होती है, लेकिन मेड्यूलर रीजन में आप देखेंगे जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाएंगे डाउनवर्ड कैलिक्स के डायरेक्शन में इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होगा उसकी आयनिक कंसंट्रेशन की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज होती जाएगी अप टू 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और इस वैल्यू के इंक्रीज होने का बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, तो आप आगे चलकर जब लूप ऑफ हैनले के बारे में पढ़ेंगे स्पेशली डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब में किस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि फिल्ट्रेट जब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले में डाउनवर्ड यानी कि नीचे की ओर जब रन करता है तो फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अकॉर्डिंगली इंक्रीज होगा। और जब असेंडिंग लिम्ब से अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर फिल्ट्रेट रन करेगा तो फिल्ट्रेट में आयनिक कंसंट्रेशन जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अकॉर्डिंगली डिक्रीज होगा, कम होगा। इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ किडनी में जो मेड्यूलर रीजन का इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके आयनिक कंसंट्रेशन में वेरिएशन का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि लूप ऑफ हैनले में रीअब्जॉर्प्शन की और सीक्रेशन की प्रोसेस को एफिशिएंट बनाया जा सके या इफेक्टिव बनाया जा सके। अब हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन की। तो आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि कंसेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन को समझना क्यों जरूरी है। तो जब भी आप फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल को पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि रीनल ट्यूब्यूल के वेरियस सेगमेंट्स में से होकर जब फिल्ट्रेट गुजरेगा, इवन फिल्ट्रेट में से रीअब्जॉर्प्शन होगा वाटर का एंड आयंस का, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे सेगमेंट होंगे रीनल ट्यूब्यूल के जहां पर फिल्ट्रेट में से रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद आप देखेंगे फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, या कुछ सेगमेंट्स ऐसे होंगे जहां पर आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट कम हो जाएगा। तो आखिर रीनल ट्यूब्यूल में से जब फिल्ट्रेट पास होता है, रन करता है, तो रीअब्जॉर्प्शन के दौरान फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन कम या ज्यादा कैसे हो जाता है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन की।
तो आपको कंसीडर करना है कि आपके पास दो कंटेनर हैं, आपके पास दो ऐसे कंटेनर हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप एक कंटेनर को कंटेनर ए कह सकते हैं और एक को आप कंटेनर बी कह सकते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, दोनों कंटेनर्स में 1000 ml यानी कि 1-1 लीटर पानी भरने वाला हूं। तो मैंने दोनों कंटेनर्स में क्या किया, 1-1 लीटर पानी को भर दिया। यहां पर वाटर किसकी तरह काम कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूं, जो कंटेनर ए है उसमें 1000 आयंस को ऐड करूंगा, यानी मैंने 1000 आयंस को ऐड कर दिया कंटेनर ए में। तो ये मैंने 1000 आयंस को कंटेनर ए में ऐड कर दिया और किस में डिसॉल्व कर दिया, 1 लीटर पानी में। उसी तरीके से कंटेनर बी में मैं केवल 100 आयंस को ऐड करूंगा। यहां पर आयंस किसकी तरह काम कर रहे हैं, सॉल्वेंट की तरह। वाटर किसकी तरह काम कर रहा है, यहां पर आयंस किसकी तरह काम कर रहे हैं, सॉल्यूट की तरह। और वाटर किसकी तरह काम कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह। तो कंटेनर बी में मैंने कितने आयंस को ऐड कर दिया, 100 आयंस को ऐड कर दिया। तो अब मैं यहां पर बिल्कुल ये कह सकता हूं कि कंटेनर ए में आयनिक कंसंट्रेशन होगा 1000 आयंस पर लीटर, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 आयंस पर ml। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कंटेनर बी को भी मैं बता सकता हूं कि इसमें आयंस का कंसंट्रेशन होगा 100 आयंस पर लीटर, या मैं लिख सकता हूं 0.1 आयंस पर ml। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों कंटेनर्स में मैंने आपको बताया कि हमने सॉल्वेंट को ऐड किया यानी कि वाटर को ऐड किया, और फिर हमने दोनों कंटेनर्स में अलग अलग आयंस को ऐड किया। तो ऑब्वियसली कंटेनर ए में आयनिक कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंटेनर बी में आयनिक कंसंट्रेशन कम है। अब यहां पर हमें एक इंपॉर्टेंट चीज को समझना होगा। अगर मैं चाहता हूं कि मैं कंटेनर बी में, अगर मैं चाहता हूं कि जो कंटेनर बी है उसमें मैं आयनिक कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूं, अगर आप चाहते हैं कि कंटेनर बी में आयनिक कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज करें, तो दो तरीके हो सकते हैं जिससे आप कंटेनर बी में आयनिक कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है कि आप कंटेनर बी में मोर अमाउंट ऑफ आयंस को ऐड कर दें, आप और ज्यादा आयंस को कंटेनर बी में ऐड कर दें और वाटर की वॉल्यूम को क्या रखें, कांस्टेंट रखें। तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कंटेनर बी में आयनिक कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एक तरीका तो आप समझ गए। अगर मैं कंटेनर बी में और ज्यादा आयंस को ऐड करूंगा तो ऑब्वियसली कंटेनर बी में आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। लेकिन दूसरा तरीका है कि अगर मैं कंटेनर बी में वाटर को रिमूव कर दूं, 1000 ml पानी हमने भरा हुआ है, अगर मैं इसमें से 200 ml या 400 ml पानी को रिमूव कर दें और आयंस के कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस ना लाएं, ना तो आयंस को आप निकालेंगे और ना ही आप ऐड करेंगे, केवल आप किसको निकाल रहे हैं, कुछ अमाउंट में वाटर को बाहर निकाल देते हैं। तो इस कंडीशन में भी आप देखेंगे जब आप वाटर को रिमूव करेंगे यानी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इसमें से रिमूव कर देंगे तो भी आयनिक कंसंट्रेशन कंटेनर बी में इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि ये कंसेप्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर रीनल ट्यूब्यूल के किसी सेगमेंट में, अगर रीनल ट्यूब्यूल के किसी सेगमेंट में आपको ये देखने को मिलता है कि फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पर यह जरूरी नहीं होगा कि आपने रीनल ट्यूब्यूल में जो फिल्ट्रेट है उसमें आयंस को ऐड किया हो, बल्कि वहां पर ऐसा हो सकता है कि वाटर जो है वो फिल्ट्रेट में से रिमूव हुआ हो, आयंस जो है वो फिल्ट्रेट से रीअब्सॉर्ब्ड या रिमूव्ड ना हुए हों। इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको यह देखने को मिलता है कि रीनल ट्यूब्यूल के किसी सेगमेंट में फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, जैसा कि आपको डिसेंडिंग लिम्ब में देखने को जरूर मिलेगा, जो लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब है, इसमें जब रन करेगा फिल्ट्रेट तो आप देखेंगे कि फिल्ट्रेट का जो आयनिक कंसंट्रेशन होगा वो बढ़ेगा। जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे की ओर रन करेगा वैसे वैसे आयनिक कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट का बढ़ेगा। तो इसके पीछे का रीजन आपको याद रखना है, जो आगे मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि अगर किसी भी सेगमेंट में, रीनल ट्यूब्यूल के किसी भी सेगमेंट में ऐसा देखने को मिल रहा है कि फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, तो उसका रीजन होगा कि वाटर का रीअब्सॉर्प्शन फिल्ट्रेट में से हो रहा होगा, लेकिन आयंस का रीअब्सॉर्प्शन फिल्ट्रेट में से नहीं हो रहा होगा। और ऐसा डेफिनेटली आपको डिसेंडिंग लिम्ब में देखने को मिलेगा, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब जो लूप ऑफ हेनले की है वो वाटर के लिए परमिबिलिटी शो करती है, लेकिन आयंस के लिए ऑलमोस्ट इम्परमिएबल है। तो वाटर अगर फिल्ट्रेट में से बाहर निकल रहा है, आयंस नहीं निकल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो फिल्ट्रेट में आयन का कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकंड कंडीशन में आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसा कहीं पर मिलता है कि
रीनल ट्यूब्यूल के किसी पार्ट में फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, जो कि आपकी एसेंडिंग लिम्ब में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। जब फिल्ट्रेट अपवर्ड यानी कि एसेंडिंग लिम्ब में ऊपर की ओर रन करेगा तो आप देखेंगे फिल्ट्रेट में आयंस का कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगा, फिल्ट्रेट जो है वो डाइल्यूटेड होगा। तो इसके पीछे का रीजन क्या होगा, हमेशा याद रखिए, इसके पीछे का रीजन केवल इतना होगा कि उस सेगमेंट से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस तो हो रहा होगा लेकिन वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा होगा। इनफैक्ट जब फिल्ट्रेट एसेंडिंग लिम्ब्स में ऊपर की ओर अपवर्ड रन करता है तो आप देखेंगे कि फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि एसेंडिंग लिम्ब जो लूप ऑफ हेनले की है वो आयंस के लिए तो परमिएबिलिटी शो करती है लेकिन वाटर के लिए ये क्या है, इम्परमिएबल है। तो अगर फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो डेफिनेटली वहां पर वाटर बाहर निकल रहा है, आयंस नहीं। और अगर मान लीजिए फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहा है तो आप समझ जाइए वहां पर वाटर बाहर नहीं निकल रहा है, आयंस जो है केवल वो बाहर निकल रहे हैं, रीनल ट्यूब्यूल से बाहर रीअब्सॉर्ब्ड हो रहे हैं। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। लेकिन आप देखेंगे कि रीनल ट्यूब्यूल में कुछ ऐसे भी सेगमेंट हैं या ऐसा भी कोई सेगमेंट है जिसमें आप देखेंगे कि रीअब्सॉर्प्शन होने के बाद भी फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि आप बात करें पीसीटी की यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की। जब फिल्ट्रेट पीसीटी में से होकर रन करता है तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी होता है, आयंस का रीअब्जॉर्प्शन भी होता है, ग्लूकोज का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। और आप देखेंगे कि आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन भी फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंटली वही बना होगा जो पहले था यानी कि 300 मिलीऑस्मोल। उसका कारण यह है कि पीसीटी एक ऐसा सेगमेंट है रीनल ट्यूब्यूल का जिससे इक्वली या प्रपोजनल रीअब्जॉर्प्शन होता है आयंस का भी और वाटर का भी। और यही कारण है कि आयंस और वाटर इक्वली वैलेंट या बराबरी से रीअब्जॉर्ब्ड होने की वजह से जो फिल्ट्रेट बचेगा आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन उसमें आयनिक कंसंट्रेशन जो है उसमें कोई भी ऑल्टरेशन या चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर मैं आपको जो बताना चाहता हूं कंसेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में, वो पहली चीज आप हमेशा याद रखिए कि अगर किसी सेगमेंट में फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो उसका कारण होगा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ना कि आयंस का। अगर फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन रीनल ट्यूब्यूल के किसी सेगमेंट में डिक्रीज हो रहा है तो उसका कारण होगा आयंस का रीअब्जॉर्प्शन ना कि वाटर का। पर अगर किसी सेगमेंट में आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन पूरी तरह से अनचेंज्ड होता है यानी कि कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता है आयनिक कंसंट्रेशन में फिल्ट्रेट के, तो उसका कारण होगा कि वाटर और आयंस का रीअब्जॉर्प्शन प्रोपोर्शनल अमाउंट में हो रहा होगा, इक्वल अमाउंट में हो रहा होगा। यही कारण है कि फिल्ट्रेट में आयनिक कंसंट्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो अगर आप ये तीन कंसेप्ट समझ चुके हैं तो आगे चलकर आपको जो भी मैं बताने वाला हूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो आपको डेफिनेटली समझ में आने वाला है। तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल में पहले इंपॉर्टेंट फंक्शन को यानी कि पीसीटी के फंक्शन को। जैसा कि मैंने आपसे इनिशियली बोला था, लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको रीनल ट्यूब्यूल के फंक्शन को समझना है तो हमें रीनल ट्यूब्यूल के एक एक सेगमेंट के फंक्शन को इंडिविजुअली समझना होगा ताकि हमें यह पता चल सके कि कौन सा सेगमेंट सिक्रीशन में इन्वॉल्व है या इन्वॉल्व नहीं है और कौन सा सेगमेंट है जो वाटर को रीअब्सॉर्ब कर रहा है, आयंस को नहीं, आयंस को कर रहा है, वाटर को नहीं, या वाटर और आयंस दोनों को रीअब्सॉर्ब कर रहा है एज वेल एज ग्लूकोज को भी रीअब्सॉर्ब कर रहा है। ये सभी कंसेप्ट्स को समझने के लिए आगे हम क्या करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक एक रीनल ट्यूब्यूल के सेगमेंट के फंक्शन को इंडिविजुअली पढ़ेंगे इन द टर्म ऑफ रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के फंक्शन की कि रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन में पीसीटी का क्या फंक्शन होता है। तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि यह है आपका बोमन कैप्सूल जिसकी हमें बात नहीं करना है, हमें बात किसकी करना है, पीसीटी की। तो यह है आपका पीसीटी जो कि एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और ये आप कंसीडर कीजिए कि कोई ब्लड वेसल है और ये बीच में आपको जो दिख रहा है यहां पर क्या भरा हुआ होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। आईएफ मैंने लिख दिया, दैट मीन्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए वो ये है कि फिल्ट्रेट में वाटर और आयंस का सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन जो है वो रीनल ट्यूब्यूल के पीसीटी सेगमेंट से ही होता है।
रीनल ट्यूब्यूल का पीसीटी ऐसा इनिशियल सेगमेंट है जो फिल्ट्रेट के लार्ज अमाउंट को रीअब्सॉर्ब्ड करता है। लार्ज यानी कि ज्यादातर अमाउंट को, फिल्ट्रेट जो हमने प्रोड्यूस किया है उसका ज्यादातर अमाउंट रीअब्सॉर्ब्ड कहां पर होता है? पीसीटी में। किसी भी सेगमेंट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन जो है वो कहां पर होगा? पीसीटी में होगा, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन इस सेगमेंट में हो सके, इसके लिए जरूरी है कि इस सेगमेंट में ऐसी सेल्स की प्रेजेंस हो जो मैक्सिमम सरफेस एरिया को प्रोवाइड कर सकें। तो यही कारण है कि पीसीटी की लाइनिंग पर आप सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियल सेल्स की प्रेजेंस को देखेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो सेल्स हैं ये ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हैं जो मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे ताकि मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन हो सके, फिल्ट्रेट का ज्यादा से ज्यादा अमाउंट रीअब्सॉर्ब्ड हो सके इस सेगमेंट से। इसलिए इस सेगमेंट पर क्या प्रेजेंट होती हैं? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीसीटी से रीअब्सॉर्प्शन किन कंपोनेंट्स का होता है, किन सब्सटेंसेस का होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि फिल्ट्रेट में 70 to 80% जो वाटर और आयंस या इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हैं उनका रीअब्सॉर्प्शन पीसीटी से हो जाता है। यानी कि फिल्ट्रेट में 70 to 80% वाटर एंड आयंस पीसीटी के थ्रू क्या होते हैं? रीअब्सॉर्ब्ड होते हैं और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू कहां पहुंच जाते हैं? ब्लड में। जिन चीजों का रीअब्सॉर्प्शन होता है उसमें वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स इन्वॉल्व हैं जैसे कि सोडियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट और पोटेशियम आयंस, और साथ ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट यानी कि ग्लूकोज। तो फिल्ट्रेट में 70% वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा पीसीटी के थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड के द्वारा ब्लड में। 70 to 80% आयंस का रीअब्सॉर्प्शन भी यहीं पर हो जाएगा और 100% ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन भी पीसीटी के थ्रू होगा। यानी कि फिल्ट्रेट में जितना भी ग्लूकोज का अमाउंट प्रेजेंट है वो पूरा ग्लूकोज पीसीटी सेगमेंट के थ्रू रीअब्सॉर्ब्ड होकर ब्लड में चला जाएगा। आगे किसी भी सेगमेंट के थ्रू ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन नहीं किया जाएगा। यानी कि टोटल ग्लूकोज जो है वो रीअब्सॉर्ब्ड कहां पर होता है? पीसीटी में। आगे किसी भी सेगमेंट में, चाहे लूप ऑफ हैनले हो, डीसीटी हो, किसी भी सेगमेंट के थ्रू ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आ सकता है। तो यहां पर दो बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि लार्ज अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट का रीअब्सॉर्प्शन किस सेगमेंट में होता है? तो आपका आंसर होगा पीसीटी। क्वेश्चन आ सकता है कि 70 to 80% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्सॉर्ब्ड हुआ है, तो आपका आंसर होगा पीसीटी। एंड अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन रीनल ट्यूब्यूल के किस सेगमेंट के थ्रू होता है, तो आपका आंसर होगा पीसीटी, क्योंकि किसी अनदर सेगमेंट के थ्रू ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीनल ट्यूब्यूल का जो इनिशियल सेगमेंट है पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रीअब्सॉर्प्शन के साथ साथ सिलेक्टिव सीक्रीशन में भी। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे बॉडी फ्लूइड का जो आयनिक बैलेंस है या जो पीएच बैलेंस है उसको हम मेंटेन बनाकर रख सकें, यानी कि हमारे ब्लड का पीएच जो है वो मेंटेन बना रहे, ना ज्यादा हो ना कम हो। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके ब्लड में जो हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंस रखते हैं, जो पोटेशियम आयंस प्रेजेंस रखते हैं और जो अमोनिया का कुछ अमाउंट आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है उसका सीक्रेशन हो सके फिल्ट्रेट में। तो पीसीटी एक और भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड बाय सिलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनियम आयंस into filtrate and by absorption of या reabsorption of HCO3- यानी कि बाइकार्बोनेट आयन फ्रॉम इट। तो इस कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए हमेशा याद रखिए कि बॉडी फ्लूइड में आयनिक बैलेंस और पीएच को मेंटेन करने के लिए सीक्रीशन तो जरूरी है ही H+, K+ और अमोनिया आयंस का, पर जरूरी है कि फिल्ट्रेट से बाइकार्बोनेट आयंस भी रीअब्सॉर्ब्ड होकर ब्लड में जाएं। तो देखिए ये कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूं। अमोनिया, हाइड्रोजन और पोटेशियम जैसे आयंस जो हैं वो ब्लड से वाया इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहां पर पहुंचेंगे? फिल्ट्रेट में।
इसके लिए क्या करेंगी, पीसीटी की जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हैं वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से अमोनिया, हाइड्रोजन और पोटेशियम आयंस को एब्जॉर्ब करके सीक्रेट कर देंगी, कहां पर, फिल्ट्रेट में। पर साथ में फिल्ट्रेट में प्रेजेंट जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं यानी कि HCO3 माइनस आयंस, ये फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्ब होकर कहां पर जाएंगे, ब्लड में। और ये दोनों अप्रोच ही कलेक्टिवली हेल्प करेंगी आपके बॉडी फ्लूइड में आयनिक बैलेंस और पीएच को मेंटेन करने के लिए। तो कई बार हमें ये कंफ्यूजन होता है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्लड का आयनिक और पीएच बैलेंस मेंटेन किया जा सके तो इसके लिए क्या जरूरी होगा। ऑप्शंस में दिया जा सकता है सीक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम आयंस एंड अमोनियम आयंस। फिर अगला आपको ऑप्शन दिया जा सकता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, और फिर आपको ऑप्शन दिया जा सकता है A and B बोथ। तो केवल सीक्रीशन से काम नहीं चलेगा, यहां पर बाइकार्बोनेट आयंस का रीअब्जॉर्प्शन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है ब्लड में या बॉडी फ्लूइड में आयनिक बैलेंस और पीएच बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। तो ये जो फ्लो चार्ट मैंने यहां पर बनाया हुआ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको बताता है कि फिल्ट्रेट से बाइकार्बोनेट आयन रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएंगे और ब्लड में प्रेजेंट जो हाइड्रोजन आयंस हैं, पोटाशियम आयन है और अमोनियम आयंस हैं, वो सीक्रीशन के थ्रू फिल्ट्रेट में जाएंगे। ये दोनों ही कलेक्टिव अप्रोच मिलकर क्या करेंगे, आपके बॉडी फ्लूइड के पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करेंगे। अब आप एक चीज और समझ लीजिए कि जब पीसीटी में फिल्ट्रेट रन करेगा और फिल्ट्रेट में से 70 to 80% वाटर एंड आयंस का या इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, 100% ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा और यहां तक कि हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनियम जैसे आयंस सीक्रेशन के थ्रू फिल्ट्रेट में आ जाएंगे। उसके बाद भी आप देखेंगे पीसीटी के फिल्ट्रेट में जो आयनिक कंसंट्रेशन होगा उसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि पीसीटी में आयनिक कंसंट्रेशन जो होगा फिल्ट्रेट का वो कितना होगा, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो मैंने आपको इनिशियली बताया था कंसेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन में कि अगर किसी सेगमेंट में रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन के बाद भी फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन परिवर्तित नहीं हो रहा है तो उसका पीछे का कारण क्या होगा, तो उसके पीछे का कारण यह होगा कि पीसीटी एक ऐसा सेगमेंट है जिससे वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट्स का और न्यूट्रिएंट का, सभी का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वो इक्वली हो रहा है या प्रोपोर्शनल अमाउंट में हो रहा है। जितने अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर जा रहे हैं ट्यूब्यूल से बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, उतने अमाउंट में वाटर भी बाहर जा रहा है या रीअब्जॉर्ब हो रहा है। यही कारण है कि आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन पीसीटी में जो फिल्ट्रेट प्रेजेंट होगा उसमें आयनिक कंसंट्रेशन में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो कितना रहेगा, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, जो ब्लड का आयनिक कंसंट्रेशन भी होता है। अभी तक हमने क्या देखा कि पीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन भी होता है, सीक्रेशन भी होता है। फिल्ट्रेट में प्रेजेंट 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी से हो रहा है। पीसीटी से इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर के अलावा ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। पर अब हमें यह जानना होगा कि किन सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी से एक्टिवली होता है। एक्टिवली का मतलब एनर्जी की हेल्प से, एटीपी की हेल्प से, और किन सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी से पैसिवली होता है, यानी कि विदाउट एनर्जी, विदाउट एटीपी। तो याद रखिए कि सोडियम आयंस और ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी से एक्टिवली होता है, जबकि क्लोरीन, बाइकार्बोनेट और पोटाशियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी से पैसिवली होता है। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि फिल्ट्रेट में प्रेजेंट 70 to 80% वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी से पैसिवली ही होता है। तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी से होता है सोडियम और ग्लूकोज का, जबकि पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी से होता है क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, पोटाशियम आयंस और वाटर का। अब आप में से कई लोगों को यह कंफ्यूजन होता है कि सोडियम और ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी से एक्टिवली कैसे होता है, किसकी मदद से होता है। तो ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं। इसके लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये मैंने पीसीटी के एक छोटे से हिस्से को ले रखा है। ये पीसीटी का एक छोटा सा पार्ट है और हम सभी जानते हैं कि पीसीटी लाइंड बाय ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। तो मान लीजिए कि ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हैं जो पीसीटी को लाइन करती हैं। इन क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स में एक पंप प्रेजेंट होता है जिसकी मदद से ही सोडियम और ग्लूकोज का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो मैंने यहां पर एक पंप फिट कर दिया है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स एक पंप रखती हैं। इस पंप को नाम दिया जा सकता है, इसको हम सोडियम पोटाशियम पंप कहते हैं, Na+K+ पंप। और अगर आपने सेल बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ा है,
सेल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो वहां पर आपने देखा होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, सोडियम पोटाशियम पंप। तो पीसीटी की जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हैं वो सोडियम पोटाशियम पंप रखती हैं। अब इस पंप की खासियत क्या है हम समझ लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि पीसीटी के अंदर क्या भरा हुआ है, फिल्ट्रेट, और फिल्ट्रेट में से हमें सोडियम आयंस को और ग्लूकोज को एक्टिवली कहां भेजना है, बाहर। बाहर मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो पीसीटी के बाहर क्या होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा। तो फिल्ट्रेट में जो सोडियम आयंस हैं अगर वो चाहते हैं कि एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होकर वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पहुंचें तो इनका रीअब्सॉर्प्शन सोडियम पोटाशियम पंप की हेल्प से होगा, एनर्जी की हेल्प से होगा। फिल्ट्रेट में प्रेजेंट 3 सोडियम आयंस एक टाइम पर 3 सोडियम आयंस जो हैं वो इस पंप के साथ अपनी बाइंडिंग कर सकते हैं, यानी सोडियम पोटेशियम पंप के पास 3 बाइंडिंग साइट फॉर सोडियम आयंस। तो फिल्ट्रेट में प्रेजेंट 3 सोडियम आयंस एक टाइम पर क्या करेंगे, इस पंप से अपनी बाइंडिंग करेंगे। तो जरूरी होगा कि आप इन 3 सोडियम आयंस को अगर बाहर ले जाना चाहते हैं, पीसीटी के बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ले जाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ब्लड से आने वाले 2 पोटाशियम आयंस इस पंप के साथ अपनी बाइंडिंग करें। तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है कि 3 सोडियम आयंस को बाहर ले जाना है आपको एक्टिवली, तो 2 पोटाशियम आयंस को एक्टिवली फिल्ट्रेट में अपना क्या करना होगा, सीक्रीशन करना होगा। जब 2 पोटाशियम आयन अंदर आएंगे तब ही ऐसा पॉसिबल होगा कि 3 सोडियम आयंस एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा पाएंगे। तो एक एटीपी की प्रेजेंस में 3 सोडियम आयंस का एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हो, इसके लिए 2 पोटाशियम आयंस को अपना एक्टिव सीक्रीशन करना होगा, यानी कि बाहर से अंदर फिल्ट्रेट में आना होगा। सोडियम आयंस जब एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होकर बाहर जाते हैं तो ये अपने साथ कैरी किए होते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, इसलिए लिखा गया है कि एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन किसका होता है, सोडियम का और ग्लूकोज का। तो जब सोडियम आयंस एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होकर बाहर जाएंगे तो अपने साथ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को भी कैरी किए होंगे और ये ग्लूकोज का भी क्या कर देंगे, एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। तो आप देख सकते हैं ये 3 सोडियम आयंस एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन करके बाहर आए सोडियम पोटाशियम पंप की हेल्प से एटीपी की प्रेजेंस में, और अपने साथ किसको लेकर आए, ग्लूकोज को। उसी टाइम पर 2 पोटाशियम आयंस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कहां पर आ जाते हैं, फिल्ट्रेट में। अब देखिए ये तो आप समझ गए कि सोडियम का और ग्लूकोज का एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन कैसे होता है। एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हो इसके लिए जरूरी है कि पोटाशियम आयन का एक्टिव सीक्रीशन हो। 2 पोटाशियम आयन अंदर आएंगे तभी 3 सोडियम आयंस और ग्लूकोज बाहर जा पाएंगे। जब हम एनसीईआरटी से इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ये है कि जब हम पीसीटी के डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं तो वहां पर पोटाशियम आयंस के सीक्रीशन के बारे में जिक्र किया गया है। एकदम फेयरली लिखा हुआ है कि पोटाशियम आयंस जो हैं वो सिलेक्टिव सीक्रीशन के थ्रू फिल्ट्रेट में जाते हैं। लेकिन जब हम डायग्राम देखते हैं, इस टॉपिक के अंदर एक डायग्राम भी दिया गया है, उस डायग्राम में एरो लगाकर पोटाशियम आयंस के रीअब्सॉर्प्शन को दिखाया गया है। तो हमें कंफ्यूजन ये होता है कि डायग्राम में रीअब्सॉर्प्शन दिखाया जा रहा है जबकि थ्योरी में सीक्रीशन बताया जा रहा है। सच्चाई यह है कि पोटाशियम आयंस का रीअब्सॉर्प्शन भी होता है और सीक्रीशन भी होता है, यानी कि पीसीटी एक ऐसा सेगमेंट है जहां से पोटाशियम आयंस सीक्रीशन भी करेंगे और रीअब्सॉर्ब भी होंगे। इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल से वे में बताना चाहता हूं। आप देखिए ये है पीसीटी की मेम्ब्रेन जिसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग होगी और यहां पर क्या फिट होंगे, सोडियम पोटाशियम पंप। अब मान लीजिए कि ब्लड से, देखिए पीसीटी के बाहर क्या होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब मान लीजिए कि ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में 200 यानी कि 200 पोटाशियम आयंस आए हुए हैं और फिल्ट्रेट के अंदर मान लीजिए 400 Na+ आयंस हैं जिनको एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होकर पीसीटी से कहां जाना है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो हम सभी जानते हैं कि 3 सोडियम आयंस को बाहर ले जाने के लिए 2 K+ आयंस को हमें अंदर लाना होगा। तो 400 Na+ आयंस में से 300 Na+ आयंस को हम बाहर ले जा सकेंगे। इसके लिए 200 K+ आयंस को हमें क्या करना होगा, अंदर लाना होगा। जब 200 K+ आयंस अंदर आएंगे तब 300 Na+ आयंस यानी कि सोडियम आयंस एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होकर कहां जाएंगे, बाहर। अब आप देखेंगे कि जब 300 Na+ आयंस बाहर रीअब्सॉर्ब हो चुके होंगे एक्टिवली, तो अब यहां फिल्ट्रेट में कितने सोडियम आयंस शेष बचे होंगे, 100। और इन 100 Na+ आयंस को आप रीअब्सॉर्ब करके बाहर ले जाएं
इसके लिए जरूरी है कि हमें कुछ पोटाशियम आयंस को अंदर लाना होगा, पर आप जानते हैं कि जितने भी पोटाशियम आयंस थे वो सभी अंदर आ चुके हैं। अब कोई भी पोटाशियम आयंस जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पर अब हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें कुछ पोटाशियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन पैसिवली करना होगा, ताकि कुछ पोटाशियम आयंस जो हैं वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा सकें और वहां पर जाने के बाद वो सोडियम का फिल्ट्रेट से एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करने में हेल्प कर सकें। दैट इज द रीजन कि पोटाशियम आयंस का एक्टिवली सीक्रीशन होता है पीसीटी से और पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है, या मैं कहूं तो पीसीटी से पोटाशियम आयन रीअब्जॉर्ब भी होते हैं और सीक्रीशन भी करते हैं। ये रीअब्जॉर्प्शन इसलिए करते हैं ताकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पोटाशियम आयंस के उतने कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जा सके जितना सोडियम आयंस का फिल्ट्रेट में से रीअब्जॉर्प्शन कराने के लिए जरूरी हो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। और पोटाशियम आयंस का सीक्रीशन इसलिए भी बहुत जरूरी है कि ब्लड से पोटाशियम आयंस को हमें रिमूव करना है, यूरिन के फॉर्म में रिलीज करना है, एक्सक्रीट करना है बाहर, क्योंकि अगर ब्लड में पोटाशियम आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हमें कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होने की संभावना भी बढ़ेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कोई किडनी पेशेंट होता है जिसकी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती है, तो डॉक्टर्स उसको सलाह देते हैं कि वो ऐसे फ्रूट्स को ना खाए, ऐसे किसी भी खाने पीने की चीज को ना खाए जिसमें पोटाशियम का कंसंट्रेशन हाई हो, क्योंकि उसकी किडनी कैपेबल नहीं है कि वो पोटाशियम आयंस का एक्टिव सीक्रीशन और प्रॉपर रीअब्जॉर्प्शन कर सके। ब्लड से पोटाशियम आयंस प्रॉपरली जब फिल्ट्रेट में नहीं आ पाएंगे तो ऐसी कंडीशन में उस पेशेंट में पोटाशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और पोटाशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से उस पेशेंट को किडनी डिसीज के साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। इसलिए पोटाशियम को नहीं खाना चाहिए उस पेशेंट के लिए ज़्यादा जो ऑलरेडी किडनी पेशेंट है, यानी जिसकी किडनी में कोई ना कोई इम्बैलेंसेस है, कोई एबनॉर्मलिटी है या किडनी फेलियर की कंडीशन बनी हुई है। तो यहां पर ये कंसेप्ट मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर चुका हूं, आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यानी कि लूप ऑफ हेनले की जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है उसका रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रीशन के रिलेशन में क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूं कि डिसेंडिंग लिम्ब जो लूप ऑफ हेनले की है उसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये कि इसकी जो मेम्ब्रेन है वो वाटर के लिए तो पूरी तरह परमिएबल है, यानी कि फिल्ट्रेट जब डिसेंडिंग लिम्ब से रन करेगा, गुजरेगा डाउनवर्ड, तो वाटर के लिए तो ये परमिबिलिटी शो करेगा, लेकिन ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये इम्परमिबिलिटी शो करेगा, यानी कि डिसेंडिंग लिम्ब से आयंस का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, केवल वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। और हम सभी जानते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज कि जब फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब से डाउनवर्ड यानी कि नीचे की ओर मूव करेगा तो फिल्ट्रेट कंसंट्रेटेड होता जाएगा अप टू 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। इस कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये है बोमन कैप्सूल और ये है पीसीटी। ये सभी पार्ट जो हैं नेफ्रॉन के वो कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होंगे, यह हमें सभी को मालूम है। और यह है मेड्यूलरी पिरामिड। ये किसका स्ट्रक्चर है? मेड्यूला पार्ट ऑफ किडनी में प्रेजेंट मेड्यूलरी पिरामिड्स। अच्छा, हम सभी जानते हैं कि लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब दोनों लिम्ब भी जो हैं वो डीपली रन करती हैं, डीपली एक्सटेंडेड होती हैं मेड्यूला पोर्शन ऑफ किडनी में। यहां पर मैंने आपको केवल क्या दिखाई हुई है? डिसेंडिंग लिम्ब, जो नीचे की ओर रन करा रही है या रन करेगी फिल्ट्रेट को। अब आप देखेंगे कि मेड्यूलरी पिरामिड्स के अंदर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा उसको मैं मेड्यूलरी फ्लूइड कह सकता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि मेड्यूला या मेड्यूलरी पिरामिड्स में जो इंटरस्टिशियल या टिश्यू फ्लूइड है उसको आप नाम दे सकते हैं मेड्यूलरी फ्लूइड। और मेड्यूलरी फ्लूइड में आपने देखा है कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं कैलिक्स के डायरेक्शन में, मेड्यूलरी फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड का आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगता है 300, 400, 500 से लेकर अप टू 1200। क्लियर है? अब आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब फिल्ट्रेट पीसीटी से डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में आएगा, यानी कि जब पीसीटी से फिल्ट्रेट कहां पर आएगा? डिसेंडिंग लिम्ब में एंटर करेगा, तो जो आयनिक कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट का होगा वो होगा 300। कितना होगा? 300। अब ये फिल्ट्रेट जैसे जैसे डाउनवर्ड यानी कि डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे की ओर रन करेगा, इस तरीके से इस फिल्ट्रेट में से वाटर जो है वो बाहर रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। और वाटर का उतना अमाउंट रिमूव होगा जितना कि आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट को इक्वल बनाने के लिए जरूरी है
उस पर्टिकुलर रीजन के सराउंड प्रेजेंट इंटरस्टिशियल फ्लूइड के। मेरे कहने का मतलब है कि यहां पर फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन 300 है, पर जैसे ही फिल्ट्रेट थोड़ा सा नीचे की ओर रन करेगा उतना वाटर रिमूव हो जाएगा कि फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन यहां पर प्रेजेंट इंटरस्टिशियल फ्लूइड के आयनिक कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाए, यानी कि 400। फिर जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे की ओर रन करता जाएगा वाटर रिमूव होता जाएगा, और आप देखेंगे कि जब फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब के बिल्कुल टिप तक पहुंचेगा, नीचे तक पहुंचेगा, तो फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज होते हुए कितना हो जाएगा, अप टू 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और वाटर जो है वो डिसेंडिंग लिम्ब से, फिल्ट्रेट में से डिसेंडिंग लिम्ब की मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर की ओर क्या हो रहा है, यहां पर रिमूव हो रहा है, यानी कि रीअब्सॉर्ब हो रहा है। तो डिसेंडिंग लिम्ब की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जब इसमें से फिल्ट्रेट रन करता है डाउनवर्ड नीचे की ओर, तो वाटर का तो रीअब्सॉर्प्शन होता है, लेकिन आयंस का या इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता। दैट इज द रीजन कि जो फिल्ट्रेट है उसका आयनिक कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज होता जाता है, और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, यहां पर जाते जाते नीचे आते आते 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिए, जो क्वेश्चन बन सकती है वो ये कि डिसेंडिंग लिम्ब की जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। तो मैंने यहां पर सिलेक्टिव टर्म यूज क्यों किया, पीसीटी से सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता है, डिसेंडिंग लिम्ब से सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है। इसका कारण यह है कि पीसीटी की मेम्ब्रेन वाटर के लिए भी उतनी परमिएबल है जितनी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ग्लूकोज के लिए, लेकिन डिसेंडिंग लिम्ब्स की जो मेम्ब्रेन है वो वाटर के लिए तो परमिबिलिटी शो कर रही है लेकिन आयंस के लिए परमिबिलिटी शो नहीं कर रही है। दैट इज द रीजन कि डिसेंडिंग लिम्ब जो है लूप ऑफ हैनले की वो सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन को शो करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सेगमेंट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन शो करता है। तो वहां पर आप पीसीटी या डीसीटी को सिलेक्ट ना करें, वहां पर आपको सिलेक्ट करना होगा लिम्ब ऑफ हैनले, लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले की असेंडिंग या डिसेंडिंग लिम्ब को। फिलहाल मैंने डिसेंडिंग लिम्ब की बात की है तो आप यहां पर आंसर दे सकते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, लेकिन आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि जो असेंडिंग लिम्ब है वो भी सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन को शो करती है, क्योंकि वहां से आयंस तो रीअब्सॉर्ब हो सकते हैं, वाटर नहीं हो सकता है। तो कोई एक चीज अगर रीअब्सॉर्ब हो रही है, दूसरी पर्टिकुलर चीज रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकती है, तो आप टर्म यूज करेंगे सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। क्लियर। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले इन टर्म ऑफ रीअब्सॉर्प्शन एंड सीक्रीशन। तो रीनल ट्यूब्यूल का एक और सेगमेंट है, लूप ऑफ हैनले का एक और सेगमेंट है जिसको आप असेंडिंग लिम्ब कहते हैं, और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। तो आप सबसे पहले याद रखिए कि डिसेंडिंग लिम्ब के कंपैरिजन में असेंडिंग लिम्ब में जो रीअब्सॉर्प्शन होगा वो बहुत ही कम होगा। कारण ये है कि ये जो लिम्ब है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल है, यहां से केवल इलेक्ट्रोलाइट्स का ही रीअब्सॉर्प्शन हो सकता है, वो भी एक्टिवली भी और पैसिवली भी। तो यहां पर लिखा हुआ है एक्टिवली और पैसिवली बोथ, तो ये कंसेप्ट भी मैं आपको समझाऊंगा, बस थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस डायग्राम में ये डीसीटी बताया गया है और ये दिखाई गई है आपकी असेंडिंग लिम्ब। ये कौन सी लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। अब हम देखेंगे कि अभी तक हमने क्या देखा, डिसेंडिंग लिम्ब में से फिल्ट्रेट ने डाउनवर्ड रन किया, अब फिल्ट्रेट क्या करेगा, अब फिल्ट्रेट अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर असेंडिंग लिम्ब की हेल्प से क्या करेगा, रन करेगा। तो जैसे ही फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले में रन करेगा ऊपर की ओर अपवर्ड, तो आप देखेंगे कि जो फिल्ट्रेट है उसमें इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि फिल्ट्रेट जो है वो डाइल्यूटेड होता जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हम सभी जानते हैं कि मेड्यूलरी रीजन में जैसे जैसे हम नीचे की ओर आते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाता है, पर यहां पर आप देखेंगे फिल्ट्रेट अब ऊपर की ओर जाने वाला है। तो अभी जो फिल्ट्रेट यहां पर एंटर किया है असेंडिंग लिम्ब में, उसमें आयनिक कंसंट्रेशन कितना है, 1200 मिली ऑस्मोल। अब जैसे जैसे फिल्ट्रेट ऊपर की ओर रन करता जाएगा आप देखेंगे कि फिल्ट्रेट में आयनिक कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, या मैं कहूं तो फिल्ट्रेट जो है वो डाइल्यूटेड होता जाएगा। उसका कारण ये होगा कि फिल्ट्रेट में प्रेजेंट जो वाटर है वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, पर आयंस जो है वो बाहर रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, जिसकी वजह से फिल्ट्रेट्स में से आयंस के निकल जाने की वजह से फिल्ट्रेट जैसे जैसे अपवर्ड ऊपर की ओर रन करेगा फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होता जाएगा अकॉर्डिंग टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी कि इतने आयंस यहां पर रिमूव होंगे कि फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन यहां के अराउंड प्रेजेंट इंटरस्टिशियल फ्लूइड के इक्वल हो सके। फिर जब फिल्ट्रेट और ऊपर की ओर रन करेगा
तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अकॉर्डिंगली कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा फिल्ट्रेट का 900, फिर 800, फिर 700, ऐसे मैक्सिमम कितना डिक्रीज हो सकता है 300। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है कि फिल्ट्रेट जो है उसमें से इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन एक्टिवली भी होता है और पैसिवली भी होता है। अगर फिल्ट्रेट में से इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन पैसिवली होगा तो मैक्सिमम फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन कितना मेंटेन हो सकता है 300, पर हम चाहते हैं कि फिल्ट्रेट्स में से और भी ज्यादा आयंस जो हैं वो रीअब्जॉर्ब होकर बाहर जा सकें। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम एसेंशियल आयंस को, सोडियम जैसे एसेंशियल आयंस को यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट करें, तब जबकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी सोडियम की कमी हो। तो उस कंडीशन में हम चाहेंगे कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनले या लूप ऑफ हैनले से जो सोडियम आयंस हैं वो अपना एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करें, ताकि फिल्ट्रेट में आयनिक कंसंट्रेशन 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से भी और कम डिक्रीज किया जा सके। इसलिए जो आप देखेंगे थिक सेगमेंट होता है असेंडिंग लिम्ब का, ये आप देख सकते हैं कौन सा सेगमेंट है, थिक सेगमेंट है, थोड़ा सा चौड़ा सेगमेंट होता है। तो इस थिक सेगमेंट से सोडियम आयंस जो हैं वो अपना एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स अपना एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करेंगे, ताकि फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन 300 से भी कम मेंटेन किया जा सके, यानी कि 100 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो जब असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हैनले की जो असेंडिंग लिम्ब है, इससे जब फिल्ट्रेट बाहर निकलेगा, डीसीटी में आएगा, तो उस फिल्ट्रेट में आयनिक कंसंट्रेशन कितना होगा 100 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से 100 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक हमने डिक्रीज किया विद द हेल्प ऑफ एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इस वजह से कुछ एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम आयंस जो है वो एक्टिवली यानी एनर्जी की हेल्प से, सोडियम पोटाशियम पंप की हेल्प से रीअब्सॉर्ब्ड होकर कहां पर चले जाएंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा 100 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो बच्चों याद रखिए कि जो लूप ऑफ हैनले है उसका मोरल ऑफ स्टोरी क्या है, उसका बेसिक कलेक्टिव कंसेप्ट क्या है। तो लूप ऑफ हैनले का कलेक्टिव कंसेप्ट ये है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हैनले की, वो वाटर को बाहर निकालेगी फिल्ट्रेट में से, और जो असेंडिंग लिम्ब है वो आयंस को बाहर निकालेगी। अल्टीमेटली जब लूप ऑफ हैनले में से फिल्ट्रेट रन करेगा तो वाटर भी रिमूव होगा और आयंस भी रिमूव होंगे, पर डिसेंडिंग लिम्ब से केवल वाटर रिमूव होगा। इस वजह से फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, और असेंडिंग लिम्ब जो है उससे आयंस रिमूव होंगे, जिस वजह से फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। दिस इज द मोरल ऑफ स्टोरी जो आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि डीसीटी का फंक्शन क्या होता है इन टर्म ऑफ रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रीशन। तो डीसीटी की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बता दूं कि डीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रीशन दोनों होते हैं, लेकिन डीसीटी को हम खास तौर पर जानते हैं कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन के लिए। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट, यानी कि डीसीटी से सोडियम आयंस और वाटर का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। देखिए, जब सिलेक्टिव टर्म यूज करें हम तो वहां पर मतलब होता है कि या तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है या आयंस का, दोनों का नहीं हो रहा है, तो आप टर्म यूज क्या करेंगे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अगर टर्म यूज हो रहा है सिलेक्टिव सीक्रीशन, तो इसका मतलब होगा कि जो भी आयंस ज्यादा अमाउंट में ब्लड में है, हाइड्रोजन आयंस, पोटाशियम आयंस या अमोनिया, उनका आप सीक्रीशन करा रहे हैं ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू फिल्ट्रेट में, तो आप वहां पर टर्म यूज क्या करेंगे सिलेक्टिव सीक्रीशन। पर यहां पर लिखा हुआ है कि डीसीटी से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम आयंस का और वाटर का। तो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है मैं आपको बता देता हूं। आपको कंसीडर करना है कि दिस इज द सेगमेंट ऑफ डीसीटी। ये डीसीटी का मैंने कोई पर्टिकुलर पार्ट ले रखा है। डीसीटी पर भी आप जानते हैं एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, ये भी हमें पता है। अब आप याद रखिए कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा। मान लीजिए कि आपने बहुत ज्यादा पानी को पी लिया है। जनरली हम क्या बात करते हैं कि हमें 4 लीटर पानी पर डे पीना चाहिए, 4 से 5 लीटर या 3 से 4 लीटर पानी नॉर्मली हमें पीना चाहिए। कई बार हम कम पानी पीते हैं, कई बार हम इससे ज्यादा पानी भी पी लेते हैं। ऐसा बुक्स में लिखा हुआ है कि हम डेली 180 लीटर फिल्ट्रेट को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर आप पानी को ज़्यादा पिएंगे तो फिल्ट्रेट की वॉल्यूम भी इंक्रीज हो सकती है, और अगर आप पानी को कम पिएंगे तो उस कंडीशन में फिल्ट्रेट की वॉल्यूम कम प्रोड्यूस होगी। तो पीसीटी, लूप ऑफ हैनले और डीसीटी फिल्ट्रेट में से उतना अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का रीअब्सॉर्ब जरूर करेंगे जितना उन्हें करना है, वो फिक्स वैल्यू है।
फिल्ट्रेट में से 70 to 80% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को पीसीटी को रिमूव करना है, रीअब्सॉर्ब करना है। ये काम पीसीटी डेफिनेटली करेगा। अगर आपने वाटर का ज्यादा अमाउंट कंज्यूम किया है और फिल्ट्रेट में वाटर का अमाउंट अभी भी ज्यादा है, तब जब वो डीसीटी में आया है, तो ऐसी कंडीशंस में आप देखेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड चल रही है, आपने प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी के अंदर ले रखा है, आपकी बॉडी अच्छे से हाइड्रेटेड है, आपके ब्लड में वाटर की कमी नहीं है, तो डीसीटी बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि वो वाटर को रीअब्सॉर्ब करके ब्लड में ले जाए, क्योंकि ऑलरेडी आपके ब्लड में वाटर का सफिशिएंट अमाउंट प्रेजेंट है। तब उस कंडीशन में वाटर का रीअब्सॉर्प्शन डीसीटी से या तो नहीं होगा या बहुत कम अमाउंट में होगा, क्योंकि आपकी बॉडी के पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, आपकी बॉडी पूरी तरह से हाइड्रेटेड है। इसी तरीके से अगर आपने सोडियम आयंस का एक्सेस अमाउंट कंज्यूम कर रखा है, तो उस कंडीशन में आपके ब्लड में एक्सेस सोडियम आयंस की जरूरत नहीं है। आप नहीं चाहेंगे कि आप डीसीटी में प्रेजेंट फिल्ट्रेट से और ज्यादा सोडियम आयंस को रीअब्सॉर्ब करके ब्लड तक लाएं, तो आप उस कंडीशन में सोडियम आयंस का रीअब्सॉर्प्शन या तो नहीं करेंगे या बहुत कम अमाउंट में करेंगे। इसके अपोजिट कंडीशन में आपको बता देता हूं, अगर आपने बहुत कम पानी को पिया है, ऑलरेडी आपने पानी बहुत कम पिया है, और अगर मान लीजिए कि 70 to 80% रीअब्सॉर्प्शन तो फिल्ट्रेट में से वाटर का हो गया पीसीटी में, पर अगर आपने पानी को कम पिया है और डीसीटी उस कंडीशन में अगर वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं करेगा, तो आपके ब्लड में वाटर की क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। इससे आपका ब्लड प्रेशर भी अफेक्टेड हो सकता है। तो उस कंडीशन में डीसीटी चाहेगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को फिल्ट्रेट से रीअब्सॉर्ब किया जाए, ताकि आपके ब्लड में वाटर के अमाउंट को मेंटेन किया जा सके, रिटेन किया जा सके। इसको ही कहा गया है कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन। तो जब आप ज्यादा पानी पिएंगे तो आप ज्यादा यूरिन करेंगे, ज्यादा वॉल्यूम ऑफ यूरिन पर डे आप रिलीज करेंगे। आप कम पानी पिएंगे तो आप कम अमाउंट ऑफ यूरिन को अपनी बॉडी से बाहर रिलीज करेंगे। इसका बेसिक कंसेप्ट है डीसीटी के थ्रू होने वाला कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन। अगर आपने ज्यादा पानी पिया है तो डीसीटी वाटर का रीअब्सॉर्प्शन नहीं करेगा और वाटर के ज्यादा अमाउंट को यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट होने देगा, क्योंकि आपकी बॉडी को वाटर की ज्यादा जरूरत नहीं है। पर अगर आपने कम पानी पिया है तो फिर डीसीटी उस कंडीशन में वाटर का ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन करेगा, ताकि आपके ब्लड में वाटर के कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जा सके, आपकी बॉडी को कुछ भी करके हाइड्रेटेड बनाकर रखा जा सके। इसको ही आपने यहां पर नाम दिया हुआ है कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन। तो इसमें कोई कंफ्यूजन अब आपको नहीं होना चाहिए। तो Na+ आयंस का और वाटर का कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है फ्रॉम द डीसीटी, ये चीज आपको रट लेना है। ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन कभी भी डीसीटी से नहीं होता, क्योंकि जितना भी ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब होना था फिल्ट्रेट से वो पीसीटी से हो चुका है एक्टिवली। ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन केवल पीसीटी करता है, कोई और सेगमेंट रीनल ट्यूब्यूल का ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन नहीं करता। ये चीज आप रट लीजिए। आपको एक चीज और याद रखना है कि डीसीटी पीसीटी की तरह सीक्रेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि हमारे बॉडी फ्लूइड में आयनिक बैलेंस को और पीएच बैलेंस को मेंटेन करने के लिए डीसीटी भी हाइड्रोजन आयंस का, बाइकार्बोनेट आयंस का और अमोनिया का क्या करता है, हमारे फिल्ट्रेट में सीक्रेशन करता है, ताकि हम अपने बॉडी फ्लूइड के आयनिक बैलेंस को और पीएच को बैलेंस को मेंटेन करके रख सकें। बॉडी का पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन किया जा सके, इसलिए आपका जो डीसीटी है वो हाइड्रोजन आयंस का, पोटाशियम आयंस का और अमोनिया का क्या करेगा, सीक्रेशन करेगा। और यह चीज हम सभी जानते हैं कि जब भी सीक्रेशन होगा हाइड्रोजन आयंस का, पोटाशियम आयंस का और अमोनिया का बॉडी फ्लूइड में पीएच को मेंटेन करने के लिए, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, तो रीअब्सॉर्प्शन होगा ही किसका, बाइकार्बोनेट आयंस का। तो बाइकार्बोनेट आयंस अपना रीअब्सॉर्प्शन जरूर करेंगे बॉडी फ्लूइड में पीएच को मेंटेन करने के लिए, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। तो यह भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि डीसीटी के थ्रू बाइकार्बोनेट आयन का रीअब्सॉर्प्शन भी हो सकता है, यानी कि इस काम के लिए भी ये कैपेबल है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए सीक्रेशन तो हो ही रहा है, पर बाइकार्बोनेट आयन का रीअब्सॉर्प्शन भी यहां पर जरूरी है। तो डीसीटी इस एक्टिविटी में भी अपने आप को इन्वॉल्व रखेगा। तो ये आपको यहां पर दिखाया गया है कि हाइड्रोजन आयन, पोटाशियम आयंस और अमोनिया का सीक्रेशन हो रहा है, और यहां पर बाइकार्बोनेट आयंस का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, और ये कलेक्टिव अप्रोच मिलकर हेल्प करेगी आपके बॉडी फ्लूइड के आयनिक बैलेंस और पीएच बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। और फाइनली हम बात करेंगे अब फंक्शन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि
कलेक्टिंग डक्ट के फंक्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वैसे कलेक्टिंग डक्ट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नेफ्रॉन्स के डीसीटी कॉमनली ओपन होते हैं एक स्ट्रेट ट्यूब में, जिसको आप कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। पर यहाँ पर हम कलेक्टिंग डक्ट के फंक्शन को भी समझेंगे। तो डीसीटी से फिल्ट्रेट जब कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचेगा तो अब आप इसको यूरिन कह सकते हैं, क्योंकि फिल्ट्रेट में जितना भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट था, जितना भी एसेंशियल आयंस थे और जितना भी एसेंशियल अमाउंट ऑफ वाटर था, ऑलमोस्ट वो रीअब्जॉर्ब हो चुका होगा। तब जाकर अब फिल्ट्रेट कहां पहुंचा है? कलेक्टिंग डक्ट में। तो कलेक्टिंग डक्ट में जब फिल्ट्रेट पहुंचेगा तो आप उसको फिल्ट्रेट टर्म यूज नहीं करेंगे, आप उसको क्या कह सकते हैं? यूरिन कह सकते हैं। इसलिए ऐसा लिखा हुआ है कि सबसे पहली चीज तो जो कलेक्टिंग डक्ट होता है उसका इनिशियल पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स में होता है, पर इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो डीपली रन करता है नीचे मेडुला पोर्शन ऑफ किडनी में। तो कलेक्टिंग डक्ट का कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में होता है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट जो है वो कहां पर होता है? मेडुला पोर्शन में होता है। और ये एक ऐसा डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट एक ऐसी ट्यूब है जिससे कि मैक्सिमम तो नहीं कहा जाएगा पर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रीअब्जॉर्प्शन करेगा, ताकि यूरिन को हम कंसंट्रेटेड कर सकें। तो देखिए, वाटर का अमाउंट जो भी प्रेजेंट है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर प्रेजेंट यूरिन में, हम चाहेंगे कि अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर यूरिन में आ गया है तो हमारा जो कलेक्टिंग डक्ट है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करे? रीअब्जॉर्ब कर दे, ताकि हम ज़्यादा अमाउंट में वाटर को एक्सक्रीट ना करें, लॉस ना करें यूरिन के फॉर्म में। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी बहुत सारा पानी पी रखा है तब ये आपका कलेक्टिंग डक्ट जो है वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम करेगा और यूरिन के फॉर्म में वाटर के ज़्यादा अमाउंट को एक्सक्रीट होने की परमिशन दे देगा। तो आप याद रखिए कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल होता है लार्ज अमाउंट में वाटर का कलेक्टिंग डक्ट की हेल्प से, ताकि हम यूरिन को कंसंट्रेट कर सकें। लेकिन आपने देखा होगा कि जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो आपकी यूरिन जो है वो डाइल्यूटेड होती है, पर जब आप पानी कम पीते हैं तो आपकी यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड हो जाती है और उसका कलर भी डार्क येलोइश हो जाता है। उसके पीछे का रीज़न यही है कि कलेक्टिंग डक्ट वाटर का रीअब्जॉर्प्शन तो करेगा यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए, लेकिन कितना करेगा ये डिपेंड करेगा आपकी बॉडी पर कि आपकी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड है या हाइड्रेटेड नहीं है बल्कि डिहाइड्रेटेड है। इस बेसिस पर मैं कह सकता हूं कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन लार्ज अमाउंट में होता है कलेक्टिंग डक्ट से, ताकि यूरिन को कंसंट्रेटेड किया जा सके, पर यह प्रोसेस भी कंडीशनल हो सकती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं कलेक्टिंग डक्ट के रिगार्डिंग, वो ये कि कलेक्टिंग डक्ट एक ऐसा सेगमेंट है, रीनल ट्यूब्यूल का तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर मैं कहूं किडनी में एक ऐसा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कलेक्टिंग डक्ट जहां से रीअब्जॉर्प्शन होता है सम अमाउंट ऑफ यूरिया का। और ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। आपको लगता है कि यूरिया तो हमारी बॉडी का नाइट्रोजनस वेस्ट है और उसका रीअब्जॉर्प्शन तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम यूरिया का पूरा अमाउंट यूरिन के फॉर्म में अपनी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करें। लेकिन कलेक्टिंग डक्ट से सम अमाउंट ऑफ यूरिया रीअब्जॉर्प्शन करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आता है, ताकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन किया जा सके। तो हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि मेडुला पोर्शन में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें आयनिक कंसंट्रेशन जो है, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होता है 300 से 400, 500, 600 अप टू 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और इस आयनिक कंसंट्रेशन को मेडुला पोर्शन में, मेडुला रीजन में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें मेंटेन करने के लिए कुछ अमाउंट में यूरिया जो है वो रीअब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब या कलेक्टिंग डक्ट, ताकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में यूरिया की प्रेजेंस बन सके और यहां पर ऑस्मोलरिटी को मेंटेन किया जा सके। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से किस पर्टिकुलर सेगमेंट से यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो पीसीटी से कभी यूरिया रीअब्जॉर्ब नहीं होता, लूप ऑफ हैनले से कभी यूरिया रीअब्जॉर्ब नहीं होता, डीसीटी से कभी यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन केवल और केवल हो सकता है कलेक्टिंग डक्ट से, वो भी केवल इसलिए ताकि जो मेडुला पोर्शन में, मेडुला रीजन में इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया जा सके। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और याद रखिए कि कलेक्टिंग डक्ट्स में भी सीक्रीशन होता है हाइड्रोजन आयंस का और पोटाशियम आयंस का। अमोनियम आयंस का मैं इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑलमोस्ट ब्लड में जितना भी अमोनिया होता है, अमोनिया आयंस होते हैं, वो सीक्रीशन के थ्रू या तो डीसीटी पार्ट से या डीसीटी सेगमेंट से या पीसीटी सेगमेंट्स के थ्रू फिल्ट्रेट में आ जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि अमोनिया, हाइड्रोजन आयंस और पोटाशियम आयंस का सीक्रीशन, सिलेक्टिव सीक्रीशन जरूर होता है कलेक्टिंग डक्ट में,
ताकि अगर ब्लड में एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस या पोटेशियम आयंस प्रेजेंट हैं तो वो अभी भी यूरिन के फॉर्म में बॉडी के बाहर निकाले जा सकें, ताकि बॉडी फ्लूइड का आयनिक बैलेंस और एसिड बेस बैलेंस हम मेंटेन कर सकें। तो आई होप कि आपने इस पूरे टॉपिक को, इस पूरे लेक्चर को बहुत ही प्रॉपर वे में समझा होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है बिकॉज कि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना, आगे मैं और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे डिस्कस करता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।